गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो फॉर्मेट था, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्मेट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। उसके बाद लेस करना है म्यूनसिपल टैक्सेस, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ओके, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई लोन वगैरह लिया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ठीक है, उस पर्पस के लिए अगर कोई भी लोन लिया गया है उस हाउस प्रॉपर्टी पे, तो जो भी उस पे इंटरेस्ट, जो भी उस टैक्स पेयर को, उस इंडिविजुअल को पे करना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट इधर डिडक्ट हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैंने बताया था, यहाँ पर कम 3 चीजें होती है: फेयर वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो सबसे पहले आपको करना है स्टैंडर्ड रेंट और फेयर वैल्यू, सॉरी म्यूनसिपल वैल्यू और आपका फेयर रेंट, ये दोनों को कंपेयर करना है। जो भी हायर अमाउंट होगा, फेयर रेंट हो सकता है या फिर म्यूनसिपल वैल्यू, दोनों में जो भी हायर अमाउंट होगा उसको आप कंसीडर करोगे, लेकिन उसको आप एक्सपेक्टेड रेंट मानोगे, लेकिन वो आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, ये एक कंडीशन हो गई। यहाँ से आप करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली रेंट कितना रिसीव हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो हाउस प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट रही हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी रेंट आपको मिल रहा है वो सपोज कुछ मंथ के लिए वो रेंट रियलाइज नहीं कर पाए आप, या नहीं मिल पा रहा है। वैकेंट तो नहीं रहा, लेकिन वो आप रेंट आपको वो नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से। तो अनरियलाइज्ड रेंट एंड लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है, ये दोनों लॉसेस, ये दोनों चीजें हो सकती है जिसको आपको जो भी रेंट आप रिसीव करो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जो एनुअल रेंट है उसमें से वो अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। कैसे करना होगा वो अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपका निकल के आया एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट एक्चुअली रिसीव्ड। रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, नॉट एनुअल रेंट। ओके, एनुअल रेंट और रेंट एक्चुअली रिसीव्ड में डिफरेंस है, वो अभी हम लोग आगे बताएंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। जो भी हायर अमाउंट होगा, चाहे वो एक्सपेक्टेड रेंट या फिर रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी डिडक्शंस कौन से मिल रहे हैं? म्यूनसिपल टैक्सेस, वो पूरा पूरा अमाउंट आपका क्वेश्चन में दिया होगा, आपको पूरा पूरा अमाउंट डिडक्ट करना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि म्यूनसिपल टैक्सेस को परसेंटेज में बता दिया हुआ है, 10%, 15%। तो जो भी म्यूनसिपल वैल्यू होगी उस पर आपको 10% या 15%, जो भी परसेंटेज दिया गया वो आपको निकालना है। ठीक है, आपको उस वहां पर ये मतलब नहीं है कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या है या ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है। म्यूनसिपल वैल्यू पर ही म्यूनसिपल टैक्सेस आप कैलकुलेट करोगे। कभी कभी होता है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे, 10,000, 12,000, 15,000, कभी कभी वो परसेंटेज में भी बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया म्यूनसिपल टैक्सेस। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करो तो ये जैसे मैंने अभी बताया, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो भी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, उसका 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और डिडक्शन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में देखिए ये सारी कंडीशंस बताई गई है। अगर इंटरेस्ट आप आपने कोई अगर लोन लिया हुआ है उस हाउस प्रॉपर्टी के, और उसको जो है उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो जब भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट अमाउंट, वो अमाउंट आप डिडक्शन की तरह दिखा सकते हो। ठीक है,
पर्पस क्या हो सकता है? पर्पस जो है लोन लेने का हो सकता है कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये सारे पर्पस हो सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, एक्चुअल इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, ठीक है? पर्पस भी यहाँ बताया गया है एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग, रिकंस्ट्रक्शन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है? जो भी लोन लिया गया है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो लोन पे जो इतना भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो दैट अमाउंट विल बी अलाउड फॉर डिडक्शन, ओके? इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी की बात हो गई, अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं, वहां पे क्या कंडीशन है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, ठीक है? यहाँ पे पर्पस क्या है? एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है? वह उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। अभी केवल बात हो रही है एक्विजिशन, मतलब आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है? अ, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी मतलब कंस्ट्रक्शन उसका कराया और उसलिए आपने लोन लिया। तो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू 2 लाख, 2 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और उसको एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कैपिटल बोरो किया गया है, लोन लिया गया है, तो जो मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन की वो है 2 लाख, ठीक है? द डिडक्शन shall be allowed if capital is borrowed on or after 1st April 1999। एक और कंडीशन है कि डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब वो कैपिटल जो भी बोरो किया गया है, जो लोन लिया गया है, वो 1st अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया गया, तब भी वो अलाउ करेंगे। अगर इसके पहले का लोन है, इसके पहले का जो कैपिटल है जिसको बोरो किया गया है, वो अलाउ नहीं होगा एज अ डिडक्शन, ठीक है? एंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। जो भी एक्विजिशन है या कंस्ट्रक्शन जो भी हाउस प्रॉपर्टी का है वो 5 साल में वो कंप्लीट होना चाहिए। ये एक कंडीशन और है, ठीक है? जो एक्विजिशन पीरियड है या जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अभी बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन की, रिपेयर की बात कर रहे हैं, रिन्यूअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू 30,000, 30,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर, ठीक है? अगर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन के लिए लोन लिया गया है तो वहाँ पे 2 लाख है लिमिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, और अगर रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल के लिए लिया गया है लोन तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 30,000 आपका डिडक्शन होगा मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बाकी लेट आउट के लिए ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है? अगर कोई रेंटेड है, आपने रेंट पे दिया गया तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, पूरा अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनी इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू द एक्विजिशन, अभी एक और प्रॉब्लम आती है कि सपोज आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, आप उसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और उस समय सपोज उस वो टाइम पीरियड पे जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है, सपोज कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है 2 साल तक या 5 साल तक चलता है, अभी बैंक से आपने लोन लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, अभी क्या प्रॉब्लम है, वो 5 साल तक भी आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए क्या कंडीशंस होती है वहाँ वो देखते हैं। एनी इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू पीरियड प्रायर टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। जो भी उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट होगा वो उस इंटरेस्ट को आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है? सपोज़ 5 साल तक आपको जो है या 2 साल सपोज़ मान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 साल का था, 2 साल में आपको इंटरेस्ट सपोज़ 50,000 रुपए आपका इंटरेस्ट लगा। तो 5 इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी 10,000 रुपए
जो है 10,000 रुपए करके इंस्टॉलमेंट में आप उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग विद द ईयर इन विच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, जिस भी ईयर वो कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, कंप्लीट होता है, उस ईयर से आप उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शंस फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल शैल बी लिमिटेड टू 30,000। अभी कुछ कंडीशंस और हैं जहां पर लिमिट इन्होंने लगा दी है 30,000 वाली। कौन कौन सी कंडीशंस है? इफ कैपिटल इज बोरोड बिफोर 1 अप्रैल 1999, मैंने पहले बताया था जो कैपिटल बोरो किया है 1999 से या उसको या उसके बाद, ठीक है, वहां पर आप 2 लाख रुपए तक लिमिट है, लेकिन या फिर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर उसके पहले का है कैपिटल बोरो जो भी किया गया उसके पहले बोरो किया गया तो वहां पे लिमिट 30,000 है, ठीक है। इफ कैपिटल इज बोरोड बिफोर 1 अप्रैल 1999 फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब जब भी हम लोग 1 अप्रैल 1999 की बात रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए करते हैं तो 30,000 लिमिट है, इसकी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बस बट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसके बाद 1999 के बाद जो है इन्होंने कैपिटल बोरो किया जहां पर लिमिट 2 लाख रुपए होती थी, मगर इन्होंने 5 साल तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं खत्म कर पाए, 5 साल से ज्यादा टाइम लग गया उस कंस्ट्रक्शन को होने में, ठीक है। तो उस पीरियड में भी जो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी डिडक्शन की वो 30,000 ही होगी, ठीक है। अब आगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे और ये आसान हो जाएगा, तो और समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मेरे दोनों डिडक्शन कब होते हैं? डिडक्शन मतलब हमेशा, देखो डिडक्शंस ये हमेशा दोनों मिलेंगे, डिडक्शन कब होते हैं? हमेशा अगर 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 जो है उस इंडिविजुअल ने टैक्स सॉरी लोन लिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी पे फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन, तो हमेशा उसको डिडक्शंस मिलेंगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो हमेशा मिलेंगे, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि लोन लेना है नहीं लेना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, या इनकम फ्रॉम सैलरी भी कैलकुलेट करते हो तो वहाँ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यहाँ भी उसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। अभी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे और आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मुझे पता है, लेकिन एक दो बार जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये और आसान लगने लगेगा। और एक चीज और है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बता दिया इतना डेप्थ में आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा डेप्थ में मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतना डेप्थ में मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा आप लोगों को, खैर वैसे पता होना चाहिए, ठीक है, आगे आपको वो चीजें ये सारी चीजें काम ही आएंगी। आगे देखते हैं। विथ इफेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2020-21 डिडक्शन for the interest paid or payable on borrowed capital shall be allowed in respect of two self-occupied house properties। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पहले 2020 1920 या उसके पहले आपको केवल एक हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते हो। तो वही बताया जा रहा है कि डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन बोरोड कैपिटल शैल बी अलाउड, डिडक्शन भी दो हाउस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह कंसीडर कर सकते हो। हाउएवर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर द प्रोविजन शैल बी रिमेन द सेम, मतलब उतना ही होगा, कितना 30,000 कुछ केसेस में और कुछ केसेस में 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तो पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, ठीक है, यू आर मतलब अनरियलाइज्ड रेंट, और कोई भी वैकेंसी नहीं है, ये भी जो भी हाउस प्रॉपर्टी है मतलब वैकेंट कभी नहीं रहा और अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है एक्स इज ओनर ऑफ हाउस
पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो है उस हाउस प्रॉपर्टी की वो है 36,000, फेयर रेंट 42,000, स्टैंडर्ड रेंट 34,000, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होगा एनुअल रेंट, कहीं कहीं पर दिया जाता है रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एनुअल रेंट मतलब कि अगर मान लीजिए 5,000 रुपए रेंट है तो 12 इंटू 5 60,000 ये आपका एनुअल रेंट हो गया। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम कुछ अनरियलाइज रेंट हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट रहा हो, तो जो एक्चुअल रिसीव्ड रेंट हो सकता है 60,000 से 60,000 से कम भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, यानी कि 28,000 आपके हाथ में आपको मिला है। एंड ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। 10% किसका 10%? म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, ठीक है। अभी आपको एनएवी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले का एनुअल रेंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे? क्या एनुअल रेंट दिया तो गया हो, एनुअल देखो अगर एनुअल रेंट दिया गया है और कोई भी चीज जैसे कि कुछ भी और इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो ये मानते हैं कि वो एक्चुअल रिसीव्ड रेंट है। लेकिन एनुअल रेंट के बाद अगर अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया गया या कुछ वैकेंट पीरियड दे दिया गया तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा वहाँ पे। कैसे करना पड़ेगा वो अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। कोई सपोज एनुअल रेंट जैसे मैंने बताया 60,000 है और ये भी बोल दिया कि अनरियलाइज रेंट 10,000 रुपए अनरियलाइज रेंट है, तो वो आपको 60,000 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका रेंट एक्चुअली रिसीव, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन जैसे है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कंपेयर करना है। देखिए देखिए जैसे सबसे पहले दिया गया है म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000, फेयर रेंट 42,000, हायर ऑफ द अबव टू, ए और बी में जो भी हायर अमाउंट है वो आपको पहले लेना है। तो इसमें जो हायर अमाउंट है दैट अमाउंट इज फेयर रेंट, तो 42,000 आ गया आपका। अभी लेकिन ये भी मैंने बताया कि लेकिन ये अमाउंट आपका स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है 34,000। अभी आपको कंपेयर करना है सी और डी में, लोअर अमाउंट जो भी होगा उसको आप एक्सपेक्टेड रेंट मानोगे, ठीक है। तो ये आपका 42,000 34,000 ये दोनों में कंपेयर किया, लोअर अमाउंट 34,000 है, यानी कि यही आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लोअर ऑफ सी एंड डी, ठीक है, दैट इज 34,000। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट यही है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, आगे तो हो जाता है। मतलब ये तीनों में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी क्या काम है, अभी आसान है, अभी आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट निकल के 34,000। अब कुछ नहीं करना है, अब एक्चुअल रेंट रिसीव आपका क्वेश्चन में दिया गया, पूरा पूरा अमाउंट लिख देना 28,000। दोनों में कंपेयर करना है, जो भी हायर अमाउंट होगा, हायर अमाउंट इज 34,000, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 34,000 और उसमें से आप लेस कर दोगे म्यूनिसिपल टैक्स, कितना 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी 36,000 का 10% 3600। और यहाँ पे माइनस करने के बाद और कोई डिडक्शन तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी नहीं दिया है इन्होंने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ये क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया गया, कि यहाँ पे कैलकुलेट करने को केवल एनएवी को बोला है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का, लेकिन इन्होंने क्योंकि जब मुझसे ये पूछा जाता फाइंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तब वो डिडक्शन हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है फाइंड एनएवी, एनएवी तक ही बताना है मुझे, ठीक है, वहीं तक आंसर करना है। तो एनएवी तो यहाँ निकल के आ गया, जब हम मैंने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू जो निकल के आई है 30,400, ठीक है। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अनरियलाइज्ड रेंट है, मतलब अनरियलाइज्ड रेंट है बट नो वैकेंसी, मतलब वो वैकेंट नहीं रहा कभी वो हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा रेंट का ऐसा कुछ पार्ट है जो आप रियलाइज नहीं कर पाए, जो आपको नहीं मिला। एक्स इज द ओनर ऑफ हाउस पर्टिकुलर ऑफ विच आर ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000 सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, फेयर रेंट 42,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 38,000। एनुअल रेंट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एनुअल रेंट दिया गया, यही मैं बोल रहा था, एनुअल रेंट है 42,000। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 10%, किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का। फाइंड एनएवी ही फाइंड यहाँ पर निकालना है,
अभी दो केसेस है यहाँ पर, केस ए अनरियलाइज्ड रेंट ₹3000 एंड केस बी अनरियलाइज्ड रेंट ₹7000। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसमें। हाँ, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले वही म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में मुझे कंपेयर करना है हायर ऑफ ए एंड बी, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। वो अमाउंट कौन सा होगा? 42,000, ये आपको लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट आपका सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मतलब मैक्सिमम अब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है तो आप स्टैंडर्ड रेंट को कंसीडर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया गया। 42,000 आपका हायर अमाउंट आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 38,000 है। फिर मैंने सी और डी में कंपेयर कर लिया, सी और डी। ठीक है, तो लोअर ऑफ सी एंड डी इज 38,000, वो अमाउंट हम लोग ले लेंगे, कंसीडर करेंगे किस लिए? एक्सपेक्टेड रेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे केस वन, केस बी, केस ए एंड केस बी दोनों जगह आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो 38,000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना होगा। जैसे मैंने बताया एनुअल रेंट आपका है 42,000, मगर केस ए में जो अनरियलाइज्ड रेंट है दैट इज 3,000, तो आप ये 3,000 माइनस कर दोगे, आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकालना है। तो 42,000 में 3,000 मैंने माइनस किया, अमाउंट जो निकल के आया 39,000। और इसी तरह केस बी में जो अनरियलाइज्ड रेंट है दैट इज 7,000, तो ये आप माइनस कर दोगे और फिर ये आ जाएगा आपका 35,000 एनुअल रेंट रिसीव्ड केस बी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी क्या करना है, आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट आ गया और एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये दो अमाउंट आ गए। अब दोनों में क्या करना है? कंपेयर करना है, जो भी हायर अमाउंट है वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है हायर ऑफ ई एन एफ, यानी कि हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव। तो दोनों अमाउंट में जो भी हायर हो, यहाँ पे केस ए में आपको हायर अमाउंट दिख रहा होगा एक्चुअल रेंट रिसीव यानी 39,000, ये आप ले लोगे। केस बी में आपको दिख रहा होगा 38,000 जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, वो अमाउंट आप ले लोगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्रॉस एनुअल वैल्यू। और म्यूनिसिपल टैक्स तो उतना ही होगा दोनों केसेस में, यानी 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो यानी कि 3600, वो आप माइनस कर दोगे और वहाँ पे आपको नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इधर किसी को कुछ, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट? नहीं सर। ओके, सर ये ई और बता दीजिए दोबारा। क्या सर ई वाला पॉइंट दोबारा बता ई दीजिए। वाला सर यानी कि, हाँ बताओ। सर वो अटेंडेंस बता दीजिएगा सर, मैं लेट हो गया था थोड़ा। अच्छा, हाँ यार, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं अटेंडेंस तो भूल ही गया था, अभी मैंने लिया भी नहीं है। रुको, मैं भेज रहा हूँ, मैं आप लोग को लिंक भेज रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ऑन, 5 मिनट के लिए ही ये जो एक्टिव रहेगी लिंक। ठीक है, 5 मिनट में आप लोग अटेंडेंस देंगे। पाँच मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, फटाफट करो। अभी मुझे टोटल स्टूडेंट इधर दिख रहे हैं, कितने हैं? 39, 39 से ज़्यादा ना हो। बाकी मैं स्क्रीनशॉट तो ले ही रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आप ही लोग को होगी। तो हो गए सर अटेंडेंस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हाँ, किस पॉइंट पे? ई में। ठीक है, ई में मैं बता देता हूँ। ई का मतलब है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टेड रेंट के लिए जैसे जो भी रूल है, जो कंडीशंस है, वो ये है कि आपको पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है। जो भी हायर अमाउंट होगा उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट से, अगर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो आप स्टैंडर्ड रेंट लोगे, अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो जो कम वाला है। मतलब कुल मिला के है कहने का, जो भी हायर अमाउंट था म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू वो, और स्टैंडर्ड रेंट, जो भी अमाउंट दोनों में कम है लोअर ऑफ सी एंड डी, दैट अमाउंट विल बी एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, सर ये सारे केसेस में यही करेंगे? हाँ
क्या हुआ? ये वाला प्रोसीजर सर आ गया। नहीं, एक मिनट, उसको बोल दें क्या क्या प्रॉब्लम है, बताओ जो। सर मैं कह रहा हूँ आ एक गया मिनट, अब, समझ ठीक है गया। शिवांग, ठीक है शिवांग, वो उधर शिखा कुछ बोल रही है, बताओ शिखा। सर ये जो हमने सी और डी में सबसे छोटा वैल्यू होगा उसे लेंगे ना? हाँ हाँ, सी और डी में देखो दिया लोअर ऑफ सी एंड डी, हमेशा यही करेंगे? हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर इस तरह से करोगे ना, ये जैसे कि आपने म्युनिसिपल वैल्यू को ए मान लिया, फेयर रेंट को बी, इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग के रिस्पॉन्सेज आ जाने चाहिए अब तक। 16, जल्दी करो आप लोग, 16 है केवल रिस्पॉन्सेज, 39 हो जाने चाहिए अभी। 2 मिनट का टाइम और है, मतलब यार क्या है यार, 2 मिनट लगता है अटेंडेंस देने में, आप लोग इतना टाइम ले रहे हो। मैं क्लोज कर दूंगा अभी ये। टोटल मुझे अभी 37 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी इस समय। इससे ज़्यादा, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर उधर रिस्पांस दिया तो मैं उसको अटेंडेंस नहीं देने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हो गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अभी लॉस हो रहा है वैकेंसी, वैकेंट होने की वजह से जो हाउस प्रॉपर्टी है, जो रेंटेड है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट रही, ठीक है। तो उस वजह से कुछ लॉस हो रहा होगा, तो वहां पर आपको कैसे करना है, वेयर एनुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ये दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। Y is owner of house in Patna, particular of which are gross municipal value 36,000, fair rent 42,000, standard rent 34,000। तो यहाँ पर क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी जो आपका हाँ एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो भी हायर अमाउंट है यानी 42,000, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट यानी 34,000, यानी 34,000 आपका होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है? अभी यहाँ नेक्स्ट लाइन, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड 28,000, यहाँ पर देखिए रेंट एक्चुअली रिसीव्ड है, ठीक है, एक्चुअल में रेंट जो रिसीव किया है वो 28,000 है, यानी कि देखिए आगे की लाइन है, रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी 5,000, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि रेंट एक्चुअली रिसीव्ड है। अगर मैं एनुअल रेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो एनुअल रेंट होगा वो 33,000 होगा, ठीक है। 28,000 एक्चुअली रिसीव एंड 5,000 प्लस, लेकिन वो 5,000 रिसीव नहीं हुए हैं, तभी तो लॉस हुआ है ड्यू टू वैकेंसी। तो आपका जो एक्चुअली रेंट रिसीव है दैट इज 28,000 और वही मुझको लेना है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। अगर यहाँ पे सपोज दिया होता एनुअल रेंट 28,000 एंड रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी, तब आप 28,000 में से 5,000 माइनस करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है। He paid municipal tax at the rate of 10%, find NAV, सारा कुछ फिर से वही चीज करना है यहाँ पे, म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट हायर ऑफ द अबव टू A and B, that amount is 42,000 and standard rent subject to maximum of standard rent and 34,000, तो आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ रहा है वो है 34,000। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि वही सेम अमाउंट हम लोग हर क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे कंपेयर करना है एक्चुअली रेंट रिसीव्ड, एक्चुअली जो रेंट रिसीव हुआ है वो 28,000, ये दोनों में जो हायर अमाउंट है, ठीक है, वो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये हमको 28,000 ऑलरेडी रेंट रिसीव ये दिया गया है, ठीक है। और दोनों में कंपेयर करके जो भी हायर अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस आपको 10% जो भी है वो आपको माइनस करना है और आपका नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस क्या अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, कुछ कहीं पर अनरियलाइज्ड रेंट आपको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है? क्या हो गया?
तो जैसे लॉस ड्यू टू वैकेंसी और मतलब इन सब चीजों में मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है मतलब देखो देखो क्या है यहाँ पर आपका रेंट एक्चुअली रिसीव दे दिया गया है। अगर मान लो अभी और भी अभी अलग अलग तरह के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो हर तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वही तो देखना है कि डिफरेंस कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी रेंट रिसीव्ड हो रहा है एक्चुअल, वही मैंने पहले बताया था, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड एनुअल रेंट, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एनुअल रेंट, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर एनुअल रेंट दिया गया तो आप जो भी अमाउंट है लॉस ड्यू टू वैकेंसी वो माइनस करोगे, या फिर जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट है वो माइनस करोगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया गया तो आपको तो यानी कि वो अमाउंट दिया गया जो आपने रिसीव किया है, वो यानी कि ये सारे जो भी लॉस ड्यू टू वैकेंसी है या फिर जो है आपका अनरियलाइज्ड रेंट है, ये उसमें से ऑलरेडी माइनस किया जा चुका है। ठीक है, अभी एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखो फिर जो प्रॉब्लम होगी आप लोग बताना मुझे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ये भी लॉस ड्यू टू वैकेंसी का है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया गया है रेंट फॉर द ईयर, यानी कि एनुअल रेंट, दैट अमाउंट इज 35,000। यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, वही मैं बात कर रहा था, एनुअल रेंट की या फिर रेंट ऑफ फॉर द ईयर की बात कर रहा था। जेड इज अ ओनर ऑफ हाउस in Guwahati, particular of which are gross municipal value is 36,000, fair rent is 42,000, standard rent is 34,000। सेम अमाउंट है पिछले क्वेश्चंस की तरह, मगर रेंट फॉर द ईयर है। ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेंट पूरे साल का रेंट इन्होंने बताया है कितना है 35,000, मगर रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी इज 5,000, 5,000 रुपए, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहा जिसकी वजह से 5,000 रुपए का लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। अब यहाँ पे क्या करना है, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ अबव 42,000 आ गया, फिर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो 34,000 निकल के आ गया। लेकिन अभी एक्चुअल जो रेंट रिसीव्ड है वहां पर मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, रेंट फॉर द ईयर है 35,000 और रेंट लॉस्ट ड्यू टू वैकेंसी है 5,000, तो ये आप इधर माइनस कर दोगे। ठीक है, 35,000 डिफरेंस समझ में आया पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? वहां पे था एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, यहाँ पर है रेंट फॉर द ईयर। ठीक है, ये सारी चीजें नोटिस करने वाली है। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, यही सब की वजह से, तो इस पे देखना पड़ेगा आप लोगों को। एक तो स्टैंडर्ड रेंट देखना पड़ेगा, म्यूनिसिपल रेंट, और रेंट एक्चुअली रिसीव्ड वो एनुअल रेंट दिया गया है या फिर रेंट फॉर द ईयर दिया गया या एक्चुअली रेंट रिसीव दिया गया है। ठीक है, उस हिसाब से आपको फिर कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना होगा, 35,000 आपका रेंट फॉर द ईयर है, लेकिन लॉस्ट हो रहा है 5,000, वो मैंने माइनस किया, और फिर उसके बाद दोनों अमाउंट में जो भी मैक्सिमम अमाउंट हो। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, अगर इन केस जो भी लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जो भी वैकेंट रहा है पीरियड, वहां पर अगर देखिए यहाँ लिखा है एफ एज इट इज लेस देन ई ड्यू टू वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वैकेंसी की वजह से वैकेंट रहा, वो सॉरी लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम हायर अमाउंट ले लेते हैं, उस केस में हम एक्चुअल रेंट रिसीट वही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, इसको मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ। जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट 34,000 है और रेंट फॉर द ईयर है 35,000। अगर मान लीजिए वो वैकेंसी ना होती, ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है 35,000, दोनों में मैक्सिमम अमाउंट। लेकिन वैकेंट होने की वजह से आप कह रहे हो हायर अमाउंट 34,000 है, मगर ऐसा नहीं है। आप ये देखोगे कि 35,000 और 34,000 में जो भी मैक्सिमम अमाउंट है, तो आपको रेंट रिसीव्ड ही लेना है, सॉरी रेंट जो एक्चुअल रेंट है वही लेना है, लेकिन ये आपको जो भी 5,000 है ये माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब पहले हम लोग देखो 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 यहाँ पर यस एक बार सर, फिर यस सर, आ गया सर। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है,
यहाँ पर 34,000 तक समझ में आ गया। उसके बाद आप ये वैकेंसी वाला भूल जाओ, ठीक है? जो वैकेंट रहा उसको, उस पॉइंट को भूल जाओ। आप किससे कंपेयर करते हैं? रेंट फॉर द ईयर से कंपेयर करते हैं, एनुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, 35,000 से कंपेयर करते हैं। तो उस 35,000, 34,000 हायर अमाउंट कौन सा होता है? 35,000। आप उसको ग्रॉस एनुअल वाले मानते हैं, ठीक है? किसको? जो भी आपका रेंट जो भी फॉर द ईयर है। तो अभी वही उसी रेंट फॉर द ईयर को ही हम मान के चलेंगे 35,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन वो चीज वहां से निकल के आ गई। अब बाद में क्या करना है? माइनस भी करना है रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी 5,000। अभी सपोज आपका जो भी रेंट